चलिए आज हम टॉपिक शुरू करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम समझेंगे कि कैसे कैसे सवाल आते हैं, किस किस प्रकार के सवाल आते हैं और एग्जाम में कितने मार्क्स के आते हैं। एग्जाम में भले ही डायरेक्ट यहाँ से दो ही सवाल आए, मुश्किल से दो सवाल आएंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि रेशियो प्रोपोर्शन वो टॉपिक है जो आपका वर्क एंड टाइम, टाइम एंड स्पीड, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस हर जगह काम में आने वाला है। जैसे अभी हमने एसआई पढ़ाया, अभी हमने सीआई पढ़ाया, सब जगह हमने किसका प्रयोग किया था? रेशियो एंड प्रोपोर्शन का प्रयोग किया था। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसके बिना ये मान के चलो कि कुछ भी मैथ में, अर्थमेटिक में रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बिना कुछ नहीं होना है। इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक उठाया है और रेशियो प्रोपोर्शन के हम डिटेल में समझेंगे, कैसे रेशियो बनता है, कैसे प्रोपोर्शन, कैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात जिसको हिंदी में बोलते हैं, कैसे अनुपात निकालते हैं, किसके बीच में अनुपात निकालते हैं, अनुपात निकालने का क्या तरीका बेस्ट हो सकता है, हम सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनका भी भला हो सके। बेटा भाई, अपना ही केवल भला नहीं देखना, उनका भी भला देखना है। वो भी तो किसी को पसंद कर रहे हैं ना, उसको भी तो वही चाहिए। बात समझ में आ रही? चलो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो हेडिंग लगा लो फटाक से अपनी आज के टॉपिक की, क्या है? अनुपात समानुपात। आज की हेडिंग लगा लो, क्या है? अनुपात समानुपात। देखो, अनुपात समानुपात, एक चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको याद रखनी है वो ये है कि अनुपात जब आपको निकालना होता है, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन कहती है एक ही प्रकार की, मैंने क्या बोला? एक ही प्रकार की, मैंने इस पे जोड़ दिया है। तो एक ही प्रकार की दो वस्तुओं के बीच क्वांटिटीज में जो अनुपात, जो कंपैरिजन होता है उसको अनुपात बोलते हैं, उसको रेशियो बोलते हैं। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि एक प्रकार की होनी चाहिए। आप कुत्ते की तुलना गधे से नहीं कर सकते और गधों की तुलना आप लड़कों से नहीं कर सकते। तो एक ही प्रकार की चीजें होनी चाहिए। लड़कों की तुलना आप लड़कों से कर सकते हैं, कुत्तों की तुलना आप कुत्तों के से कर सकते हैं, कंप्यूटर की तुलना आप इंसान से नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर इंसान दो अलग अलग चीजें हो गई। बात समझ में आ रही है? गधे और कुत्ते दो अलग अलग चीजें हो गई। तो गधों की तुलना गधों से होगी। जैसे सवाल में आपने देखा होगा, इस साल सीजीएल 2025 में ट्रेंड आ गया ये कि आप पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, उस पेपर में उन्होंने एक क्वेश्चन दिया है कि एक दो लोगों ने मिलकर खेत को किराए पे लिया। इस तरह का क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, दो लोगों ने मिलकर एक खेत को किराए पे लिया, उसमें कुछ घोड़े चराए उन्होंने, उसमें 3 महीने के लिए, दूसरे वाले ने 6 गधे उसमें रख दिए 5 महीने के लिए, उसने कुछ भैंसे रखे हुए 3 महीने के लिए। तो उसने क्या किया? गधे घोड़े भैंसे तीनों को रखा है। तो क्या तीनों का बीच में आप रेशियो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। आपको क्वांटिटी, आपको जो यूनिट है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो एक ही यूनिट उसकी एक ही होनी चाहिए। किलोग्राम का तुलना आप किससे करोगे? किलोग्राम से करोगे। मीटर की तुलना आप किससे करोगे? मीटर से करोगे। अंकों की मतलब अर्थमेटिक, जैसे 3:10, तो अंकों की तुलना आप अंक से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि 3 अनुपात समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, तो नहीं हो सकता ना। समबाहु त्रिभुज की एक भुजा कुछ भी हो सकती है, वो ए हो सकती है, बी हो सकती है, सी हो सकती है। तो इसमें याद ये रखना है आपको। अभी तो मैं पहले आसान आसान सवाल कराऊंगा, लेकिन बाद में जब हम इसमें करेंगे तो याद ये रखना है कि हमेशा जो कंपैरिजन होती है, जो तुलना होती है, वो एक ही यूनिट में होनी चाहिए, एक ही प्रकार के बीच में तुलना होनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के बीच में तुलना नहीं होनी चाहिए। अगर अलग अलग प्रकार के तो उसकी एक यूनिट में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसको चेंज करेंगे। तो अनुपात की डेफिनेशन आप समझ गए। रेशियो क्या कहता है? कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन सेम मैग्नीट्यूड, दैट इज कॉल्ड रेशियो। क्या कहलाता है? अनुपात कहलाता है। एक ही प्रकार की दो क्वांटिटियों के बीच की जो तुलना होती है उसको अनुपात कहते हैं। बात समझ गए? जैसे मैं बोलूं ये क्या है? ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बराबर कितना हो गया? मैं बोलूं कि ए अनुपात बी सी अनुपात डी। तो ये इसकी भी कुछ, इसकी यूनिट सबकी तीनों की क्या है? एक ही है। मैं बोलूं कि 5 पेन, 5 पेन का अनुपात 10 पेन जो रोहित के पास है, ये रोहित के पास है, बताओ। अनुपात अगर आपसे पूछ लिया, 5 पेन, मान लो ये श्याम लिख दिया मैंने, तो श्याम के पास 5 पेन है और उसने रोहित के पास पूछ लिया, तो पेन का अनुपात पेन से कर रहे हो ना। तो श्याम के पास 5 है, रोहित के पास 10 है, तो अनुपात पूछा जाएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 1:2 निकल के आ जाएगा। बात समझ रहे हो कि क्वांटिटी, जो यूनिट है ना वो सेम रहनी चाहिए। दोनों की यूनिट क्या थी? पेन और पेन यूनिट थी। बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सवाल करते करते हम समझ जाएंगे कि क्या निकल रहा है। अब इसमें जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि जो रेशियो निकाल लिया आपने, तो रेशियो में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई आप कर, किसी भी अंक का, किसी भी फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ए, सॉरी,
ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी है, तो आपने इसमें एम का मल्टीप्लाई किया तो इधर भी एम का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर आपने एन का मल्टीप्लाई किया तो इधर एन का मल्टीप्लाई कर दिया, एन से एन कट जाएगा, एन से एन कट जाएगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। बात समझ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो अंक या जिस यूनिट का आप ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो न्यूमरेटर में, उसी यूनिट का आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज मैंने आपको इसलिए यहां पे बताई है क्योंकि अभी आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जहां पे अगर आपको ये बात नहीं पता है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम छोटी छोटी संख्याओं के मल्टीप्लाई करके उस रेशियो को, जैसे हमने सवाल अभी आगे किया था, हमने क्या कर रहे थे, उसको 2 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दिया, 2 का नीचे भी कर दिया, 2 से 2 कट जाए, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये बात भी समझ ली कि अगर अनुपात में जो संख्या का आप अंश में गुणा कर रहे हो उसी संख्या का आप हर में गुणा कर दीजिए, तो फिर उस पे कुछ भी अंतर, जो आपका परिणाम आएगा, परिणाम पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ गए? ये 2 चीजें आपने नोट कर ली। कुछ और चीजें हमें नोट करानी है जिनसे सवाल सीधे सीधे पूछ लेता है एग्जामिनर, तो उसका क्या करना है, मैंने क्या बताया कि जो सीधे सीधे एग्जामिनर सवाल पूछता है ना, उस पे मैं आपको वो यूनिट बाद में नोट करवा दूंगा, ठीक है? जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे वैसे वैसे हम उसको नोट करते चलेंगे और वैसे वैसे हमारा आंसर निकलता रहेगा। तो अभी हम फिलहाल पहला क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया है सामने, तो ये पहला क्वेश्चन अगर मैं आपसे बोलूं कि इस सवाल का उत्तर क्या होगा, तो आप कर पाएंगे कि सवाल का उत्तर रेशियो प्रोपोर्शन की आप डेफिनेशन केवल समझ गए, डेफिनेशन के बाद आप ये समझ गए कि ए बटे बी है और सी बटे डी है, तो अंश का जितने में गुणा करना है हर का भी उतने में ही गुणा करना पड़ेगा। दूसरी बात ये समझ गए आप कि कंपैरिजन हमेशा एक प्रकार की यूनिट में होगा, कभी भी यूनिट अलग अलग नहीं हो सकता, नहीं तो सवाल आपका फंस जाएगा, आंसर आपका कभी नहीं निकलेगा, फिर आप बोलोगे कि सर सवाल गलत था। सवाल गलत नहीं था, सवाल सही था, आपके करने का तरीका गलत था। बात क्लियर होगी? ये समानुपात है, अनुपात, चलिए मैं इसको हटा ही देता हूं, रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात। बात क्लियर हो गई? चलिए अब पहला क्वेश्चन मैं करता हूं, बहुत आसान सा सवाल हमने लिया है। उसने बोला कि a:b का जो मान है वो 4:5 है और जो b:c है उसकी जो वैल्यू है 3:10 है। पहले तो मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं कि ये कैसे निकलता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप देख के इसका आंसर कैसे कर सकते हो। कुछ करना ही नहीं है इस प्रकार के सवाल में, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, 100% एक क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा। देखो b की वैल्यू यहां और b की वैल्यू यहां, तो दोनों जगह b की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तो b की वैल्यू अगर दोनों जगह बराबर होगी तो 3 का गुणा ऊपर वाले में कर दीजिए, 5 का गुणा नीचे वाले में कर देंगे, तो a अनुपात b का जो मान होगा 3 चौको 12:15 हो जाएगा, और b अनुपात c का जो मान होगा वो 5 3 15 और 5 दूनी 10। अब अगर आपसे पूछा जाए कि a अनुपात b अनुपात c निकालिए, तो आप तुरंत बता देंगे कि a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा। a कितना है 12, b कितना है 15, और यहां भी तो 15 है, बी कितना हो गया 15 और सी कितना हो गया 10। यहां से एक चीज हमने और सीखी, क्या सीखा यहां से कि ए जब बी के साथ है तब जो उसकी वैल्यू है, और बी जब सी के साथ है तब जो उसकी वैल्यू है। बी तो बी रहेगा, बी कभी चेंज नहीं हो सकता। आप जो हो वो आप ही रहोगे, चाहे आप अपने दोस्त के साथ हो चाहे अपने आप दूसरे वाले दोस्त के साथ हो, तो आपकी जो वैल्यू वो आपकी वैल्यू इधर भी वही रहेगी और उधर भी वही रहेगी। तो अगर आप दोनों में कॉमन हो ना तो आपकी वैल्यू तो दोनों जगह समान रहेगी। वही तो हमने किया कि जो टर्म कॉमन होता है उस कॉमन टर्म की वैल्यू किसी के भी साथ अगर उसका अनुपात दिया गया है तो उसकी वैल्यू कभी बदल नहीं सकती, उसकी वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, समान रहेगी। तो बी अगर यहां 15 है तो यहां भी 15 ही होगा, क्योंकि बी की वैल्यू, ये बी है, ये बी यहां है, सेम बी है, तो दोनों जगह इसकी वैल्यू समान होनी चाहिए ना। तो समझ गए? तो ए अनुपात बी अनुपात सी 12:15:10 कर दी। अब लेकिन ध्यान से थोड़ा समझना, ये इसका मैं आपको थोड़ा शॉर्ट मेथड नहीं, मैं आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। देखो जरा, क्या बी यहां है और बी यहां है, आप कहेंगे सर बी की यहां पे वैल्यू 5 है और सर यहां पे बी की वैल्यू कितनी है 3 है, तो सर बी की वैल्यू दोनों जगह तो समान होनी चाहिए। तो 5 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो समान करने के लिए 3 का इसमें मल्टीप्लाई और 5 का इसमें मल्टीप्लाई। तो आप ये समझ रहे हो कि सी की जो वैल्यू आएगी, किसकी वैल्यू, इसमें पूछा क्या था, सी ए अनुपात सी का मान निकालना था, तो ए की जो वैल्यू आएगी और सी की जो वैल्यू आएगी, तो यहां पे बी का मान कितना है 3 है, यहां पे बी का मान 5 है, तो 3 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, इस वाले फैक्टर में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इस वाले में बी अनुपात सी में 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 3 का मल्टीप्लाई ए के साथ, ए के साथ जब 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप ये कहोगे कि सर ए की कोई भी वैल्यू आए, जो भी आंसर आएगा वो 3 का फैक्टर होना चाहिए, तो ये भी 3 का फैक्टर नहीं है,
और ये भी 3 का फैक्टर नहीं है और ये भी 3 का फैक्टर नहीं है, केवल व केवल एक ऑप्शन आपके पास बचा 6:25, यही इसका। अच्छा यहाँ पे क्या कुछ गलत कर दिया, 5:10:50 होगा ना ये, और ये क्या हो गया 5:10:50। तो ए अनुपात सी अगर आपसे यहां पूछ लिया गया तो 12 अनुपात कितना था 50 था, तो 2 से काट दो, 6 अनुपात कितना आ गया 25 आ गया। देखो वही इस सवाल का उत्तर बना कि नहीं बना। तो आपको ये सवाल मैंने पहले डिटेल में इसलिए समझाया कि जो वैल्यू कॉमन होती है उसके टर्म्स को हमेशा बराबर किया जाता है। तो मैं कहा कि यहाँ पे जो कॉमन टर्म्स है वो क्या है, बी है, ये भी बी है और ये भी बी है, लेकिन यहाँ बी का वैल्यू 5 है और यहाँ बी की वैल्यू 3 है। तो प्राइम नंबर्स में क्या होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन जब प्राइम नंबर्स नहीं होते तब एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे प्राइम नंबर्स थे तो 3 का मल्टीप्लाई इस वाले अनुपात में हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई इस वाले अनुपात में हो जाएगा। तो 3 का जब ए में मल्टीप्लाई करोगे तो ए की जो वैल्यू आएगी वो हमेशा 3 का फैक्टर होगा। 3 का फैक्टर हमने चेक किया तो केवल व केवल एक ऑप्शन था जो 3 का फैक्टर था, यही इस सवाल का उत्तर हो गया। अब देख के रेशियो एंड प्रोपोर्शन के सवाल आप कर पाओगे, अनुपात समानुपात की वैल्यू आप कर पाओगे। डिविजिबिलिटी अर्थमेटिक का पेनेसिया मतलब रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट आपको सीखने पड़ेंगे, वो आपको एग्जाम में एकदम आगे रखेंगे। अगर डिविजिबिलिटी ब्रह्मास्त्र है तो जो यूनिट डिजिट है वो शंकर जी का कौन था, हथियार था, कुछ भी नाम दे लो आप उसको, वो है। ये दो कॉन्सेप्ट आपको सीखने ही पड़ेंगे। और आप देखो ना एग्जाम में आप, मैं जब पेपर में बैठा था सीजीएल के, जब मैं पेपर में बैठा, मैं सीजीएल से एक बार सीएचएसएल दिया हूं केवल, बाकी हमेशा सीजीएल ही दिया। तो आप डिविजिबिलिटी और यूनिट प्लेस से फटाफट 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 आंसर निकालते जाते हैं। यूपी पुलिस के आप कांस्टेबल में बैठने वाले हो, आप पैट में बैठने, पैट में पढ़ा रहा था तो उस टाइम पे भी पैट के बच्चों को मैं सिखाने की कोशिश किया हमेशा कि आप डिविजिबिलिटी और यूनिट प्लेस सीखो। कठिन से कठिन सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी एकदम खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, अब आप समझ गए होंगे कि क्या करना है आपको। आप जरा मुझे बताओ, एल, उसने क्या बोला कि एल एम का 6/5 है। अब मैं यहीं पे इसको सॉल्व करूं, अच्छा पहले जो कमजोर बच्चे हैं वो देख ले बेचारे। L/M, यही तो लिखा है 6/5, इसको ऐसे लिख दिया, और यहाँ पे M/N और ये कितना आ गया 5/8। आप मुझे बताओ कि M की वैल्यू 5 यहाँ है और M की वैल्यू 5 यहाँ है, तो क्या अब इसको बराबर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि M की वैल्यू दोनों जगह बराबर है। तो उसने पूछ क्या लिया, L/N का मान क्या होगा, तो L/N का मान, यहाँ L का मान कितना है 6 और यहाँ L का मान कितना 8 है, 2 से कट जाएगा, ये कितना आ गया 3:4 इस सवाल का उत्तर था। ये सारे क्वेश्चन आए हुए सवाल हैं, कोई सीजीएल में आया है, कोई सीएचएसएल में आया है, कोई यूपी पुलिस में आया है, कोई एनटीपीसी में आया है, ये सब सवाल आए हुए सवाल हैं। तो यहाँ पे अब देखो करना क्या था, क्या करना था आपको कि L/M का मान 6:5 दिया गया था, यहाँ पे L की वैल्यू कितनी थी 6 थी, और M/N का मान 5:8 दिया गया था। M का मान यहाँ पे कितना था 5 था और N की वैल्यू कितनी थी 8 थी। तो उसने ये पूछा कि L/M क्या होगा, तो आप बोलेंगे L/N क्या होगा, तब आप बोलेंगे कि L की वैल्यू 6 है और N की वैल्यू 8 है। तो आंसर सीधा आपका निकल के आएगा 6:8, 2 से कट जाएगा तो 3:4 इस सवाल का सही उत्तर है। ये सीजीएल के टियर 1 में आया हुआ सवाल है, और ऐसे सवाल रेशियो में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई? कर पाएंगे अब आप? क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अगर कुछ भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे, मैं उसको बहुत डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक बच्चे ने पूछा कि सर चक्रवृद्धि ब्याज में रूट क्यों लेते हैं, मैंने उसको समझाया कि रूट क्यों लेते हैं, और रूट स्क्वायर ये सब देखो, जब आप पूरी क्लास देखते हो शुरू से लेकर लास्ट तक, जब आप क्लास देखते हो ना, कब मैं कौन सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं तो आपको बीच क्लास में वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बताया कि आप को रेशियो कैसे निकालना है, देख के कैसे बताना है, बाकी तो सॉल्व, देखिए सवाल आसान है तो कोई भी ये सॉल्व कर लेगा, लेकिन बात सिर्फ समय की है कि कम समय में आपको सही उत्तर लाना है ताकि आपके पास समय बचा रहे। पता चले कि आपने 50 में से 40 ही क्वेश्चन कर पाए, 10 क्वेश्चन आपके वो छूट गए जो आप करने लायक थे। मुद्दा तो सिर्फ खेल तो सिर्फ समय का है ना। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी समस्या है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रकार की समस्या है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैंने टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे रखा है, आप उसमें आके जुड़िए, उसमें आपको पीडीएफ मिलेंगी सारी की सारी। कुछ भी आपको कोई डाउट आ रहा है वहां पे लिखिए, आप मुझे बताइए कि ये समस्या है। ठीक है, आगे बढ़े। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बताइए क्या होगा। देखो A/B/C का मान उसने डायरेक्ट दे दिया। देखिए कोई भी क्वेश्चन जब आपके सामने आता है वीडियो को तुरंत पॉज कर दिया करो, और वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही आप इसका सॉल्यूशन देखा करो। अदरवाइज क्या है ना
कि आप फंस जाओगे, आप सही आंसर नहीं निकाल सकते। बात क्लियर है? देखो अब इसमें पहले सबसे पहले मेरा तो सेट है कि मैं सबसे पहले ऑप्शन देखता हूं 27, 27, 27 और 3। इसका मतलब ये नीचे जो है ये 9 के फैक्टर है और 3 के फैक्टर है, इसलिए कुछ रिजल्ट हाथ में नहीं आएगा। अब मैं क्या करूंगा, न्यूमिनेटर चेक कर लेता हूं, अंश चेक कर लेता हूं, 8, 10 और 11। तो मैं सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 4a माइनस बी प्लस 2 है, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 4 गुणे 1 किया। मैं बहुत इत्मीनान से समझा रहा हूं। b का मान कितना है, 3 है, तो माइनस का 3 किया। c का मान 5 है, तो 5 में 2 गुणे 5 करेंगे, तो ये 4 में से 3 जाएगा 1, और ये कितना आ गया, 11। कितना आ गया, 11। क्या ये 11 इस ये वाली जो भी वैल्यू आ जाए, 3 आ जाए या a प्लस बी प्लस सी, तो 5 3 8 हो, देख लो कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये 11 तो नहीं कटेगा ना किसी से नहीं कटेगा जब तक कि संख्या आपकी 11 से डिविजिबल, 11 की डिविजिबल वाली संख्या ही नीचे हर में ना मिल जाए, तब तक ये 11 नहीं कट सकता। और ऑप्शन में आपने देखा कि 8, 10, 11, 27, तो 11 केवल एक जगह दिया गया, यही इस सवाल का उत्तर हो गया। यही इस सवाल का क्या हो गया, उत्तर हो गया। देख रहे हो, ये भी आया हुआ क्वेश्चन, मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं करवा रहा हूं जो ना आया हुआ। आप देखिए रिसेंट के पेपर उठा के देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, रेशियो प्रपोर्शन आप कितना आसानी से कर पा रहे हैं। बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, समझ में आया? स्मार्ट वर्क कर रहे हो ना आप। न्यूमरेटर अंश और हर है ना, अंश में अगर संख्या अलग अलग है तो हम अंश को सॉल्व कर लेंगे, हर में अगर संख्या अलग अलग है तो हर को सॉल्व कर लेंगे। ये कोई डॉक्टर ने थोड़ा ही बताया कि केवल आपको 3 या 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। हम तो अंश और हर में दोनों जगह खेल लेंगे, बस हमें खेलना आना चाहिए। बात क्लियर है? अगला करें क्वेश्चन। अब ये है, देखो ये सवाल है, कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, कितना मजेदार सवाल है। उसने बोला कि P/Q का मान 10:11 है। फिर वो कह रहा है कि Q और R का मान 11:12 है। Q यहां भी है तो यहां Q की वैल्यू 11 है, Q यहां भी है तो यहां भी Q की वैल्यू 11 है। इसका मतलब अब आपको कुछ भी बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो P की वैल्यू यहां 10 है, Q की वैल्यू 11 है, और R का मान कितना हो गया, 12। R का मान कितना हो गया, 12। देखो अब आप क्या करोगे, पीछे 22 है, आर की जो आर प्लस पी का मान या तो 22 है या 10 है या 23 है या 21 है। तो मैं क्या करूंगा कि आर प्लस पी की वैल्यू ही केवल निकाल देता हूं। तो आर का मान कितना हो गया, ये आर लिखा हुआ है, तो आर का मान कितना हो गया, 12, और पी का मान कितना हो गया, 10। तो 12 आर प्लस पी की वैल्यू अगर निकाली जाए तो ये हो जाएगा 12 प्लस 10, और 12 प्लस 10 का मान कितना हो गया, 22 हो गया। तो 22 देख लो ऑप्शन में, या तो 22 होगा या 11 का डिविजिबल। 11 का डिविजिबल भी तो हो सकता है ना ऑप्शन में, अगर मान लो इधर कुछ आ रहा हो। तो 21 कभी हो नहीं सकता, 23 कभी हो नहीं सकता, 10 कभी हो नहीं सकता। यही इस सवाल का उत्तर है। स्मार्ट वर्क करना है आपको, फंसना नहीं है कि मतलब लगे पड़े हो कि P प्लस क्यू निकालोगे। छोटा सवाल है, कर ले जाओगे, लेकिन आदत मिलाओ अपना कि आपको क्या करना है, कितना सॉल्व करना है, जितने सॉल्व करने से आपकी बात बन जाए। बात क्लियर है? मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि देखिए इसमें अगर मैंने देखा कि 23 है, 21 है, 22 है, 12 है, कोई भी एक टर्म आप सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, खत्म हो गया सवाल, कुछ नहीं है। अरे आप मुझसे पढ़ रहे हो, एक बार जुड़ो आप मुझसे, एक बार पढ़ो आप मेरी मैथ, पूरी मैथ पढ़ के देखो ना, कैलकुलेशन फिर आपकी जो फास्ट हो जाएगी, आपको सवाल जो हलवा लगने लग जाएंगे। एक बार आप करो तो सही, वीडियो आप पूरा देखो तो सही एक बार, इसके बाद आप मुझसे कहना कि मैथ में आपको कहां दिक्कत आ रही है। अगला सवाल ये आ गया, उसने बोला कि a प्लस, फिर वही कह रहा हूं कि वीडियो पहले पॉज करना है, पहले सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आपको ट्राई करना है। बात क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू उसने दे दी कि 1728 है। फिर वो कह रहा है कि a अनुपात b प्लस सी का मान 3:5 है, फिर b अनुपात a प्लस सी का मान 2:7 है। इस क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि सर a b c यहां भी दिया गया और a b c यहां भी दिया गया। अगर मैं जो a बटे b प्लस सी, इसका मान 3 है और इसका मान 5 है, तो मैं इन सबको जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों अंश और हर को जोड़ दूं तो a प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। वापस उसने दिया है, दूसरी इक्वेशन है, b और c का मान 2:7 दिया है। तो मैं अगर इसको जोड़ दूं तो b प्लस a प्लस सी, तो आप बोलोगे 7 और 2 9 हो गया। आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे a प्लस बी का मान 8 है और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? क्या ये संभव है कि a प्लस बी की दो वैल्यू निकल के आ जाए? कभी संभव नहीं है। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर 8 यहां है तो 8 ही यहां होनी चाहिए।
अलग अलग नहीं हो सकते, इसका मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। 9 और 8 आपस में एक दूसरे में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 9 का और यहां पे मल्टीप्लाई कर दो 8 का, तो ये कितना हो गया 72 और ये कितना हो गया 72। तो अब आप मुझे बताओ, ये भी 72 और ये भी 72 दोनों बराबर हो गए, तो इधर आपने कितने का गुणा किया था, 9 का मल्टीप्लाई किया था, तो 9 का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में होगा ना, 8 का मल्टीप्लाई अंश और हर दोनों में होगा ना। अब आप मुझे बताओ कि उसने मान किसका पूछ लिया, सी की वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछ ली उसने, सी की वैल्यू पूछी है। ए की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 9 और 3 27, ए और ए की वैल्यू कितनी आ गई 27, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई 9 और 5 45, यहां पे बी की वैल्यू कितनी है 16, तो ये कितनी होगी 45 और ये कितनी हो गई 27। आप मुझे बताओ बी प्लस सी का मान 45 है, जिसमें से बी की वैल्यू कितनी होगी 16, तो बी बराबर कितना है 16 और बी और प्लस सी का मान कितना है 45। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि सी का मान आप बता दो, तो जो सी की वैल्यू होगी वो 45 और माइनस 16 होगा, और 45 में से 16 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 29, कितना आ जाएगा 29। सी की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी आएगी 29 आएगी। तो अब आप आ जाओ, अब देखो एक तरीका ये है कि a प्लस बी प्लस सी सबका मान निकाल लो, b का मान आपने निकाल लिया कितना 16, c का मान आपने निकाल लिया कितना 29, इसके बाद आप a की वैल्यू निकाल लो और इसके बाद a प्लस बी प्लस सी में आप यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करो, इसके बाद जो फैक्टर होगा यहाँ इन तीनों में जो कॉमन फैक्टर होगा वो निकल के आएगा, तब c की वैल्यू आप निकाल पाओगे। लेकिन ये तो काम गधों वाला हो गया ना, आपका स्मार्ट वर्क थोड़ी है ये। आपको क्या करना है कि c की वैल्यू आपने क्या किया, आप कहेंगे सर c का मान 29 आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब जो भी इनका कॉमन फैक्टर होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा, तो जो भी सी का आंसर आएगा वो 29 का डिविजिबल, 29 से डिविजिबल होगा, 29 का फैक्टर होगा ही होगा। और 29 की डिविजिबिलिटी विभाजिता का जो नियम है, 2 से विभाजिता का नियम, 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 10 से, वैसे 29 का भी होता है। 29 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि इकाई के अंक में 3 का गुणा कर दो और बचे हुए में जोड़ दो, जो संख्या बची हुई है ना उसमें उसको जोड़ दो। तो 8 में 3 का गुणा किया तो 8 3 24 में 4 जो 24 में 64 जोड़ेंगे, 64 में कितना जोड़ देंगे 24 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो गया 88। क्या 88 29 से कटता है, मतलब ये सवाल का उत्तर नहीं होगा। इसके बाद 6 में 3 का गुणा करेंगे 18 आया और 69 में जोड़ दिया तो 9 8 17 और 6 और 1 8, 29 3 87, ये इस सवाल का उत्तर हो सकता है। लेकिन और चेक करूंगा मैं, 4 और 3 12, तो ये 2 2 4 6 और 1 74 नहीं करता, ये भी नहीं होगा। इसके बाद 8 3 24, तो 708 में 24 जोड़ दिया, सॉरी 70 में 24 जोड़ा तो 7, ये 94 आया। क्या 94 29 से कटता है, नहीं करता है। इसका मतलब इस सवाल का उत्तर 696 आया। क्या आया 29 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आती है, इकाई के अंक में 3, मैं बार बार बता रहा हूं, लिख लो नोट कर लो, इकाई के अंक में 3 कोई नहीं बताएगा। 29 की डिविजिबिलिटी का रूल आप पूरे मैथ में आप देख लो, किसी ने पढ़ाया हो 29 की डिविजिबिलिटी का रूल, कोई नहीं बताया। इकाई के अंक में 3 का गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ देना है, अगर वो 29 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 29 से डिविजिबल होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। चलिए जैसे एक एग्जांपल भी देख लो, 87 29 से डिविजिबल है, तो 87 में 7 में इकाई का अंक 7 है, 7 में कितने का गुणा करना है 3 का, तो 8 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29। तो 29 क्या 29 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, तो इसका मतलब 87 भी 29 से डिविजिबल होगा। समझ गए, 29 की डिविजिबिलिटी का रूल आपने पढ़ लिया। आगे आ जाओ, 696 इस सवाल का सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम जैसा मैंने ऊपर कराया, बिल्कुल वैसा ही ये सवाल है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इसको घर से करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर बताएंगे कि सवाल का आंसर क्या आया। छोड़ देता हूं मैं, ये आप करके बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसके बाद है आपका ये ए बी सी धनात्मक संख्याएं हैं, जिसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर का रेशियो दिया गया है। तब उसने ये पूछ लिया कि बी माइनस ए, सी माइनस बी और सी माइनस ए का मान क्या होगा। अब जरा यहां पे देखो, सी माइनस ए 1 आ रहा, यहां 2 आ रहा, यहां 3 आ रहा, यहां 3 आ रहा, सी माइनस बी अलग अलग, मतलब 1 2 3 में ही कोई आंसर आएगा। तो मैं क्या करूंगा, किसी एक टर्म को सॉल्व करूंगा। आप मुझे ये बताओ कि उसने क्या क्या दिया आपको, उसने क्या क्या दे दिया आपको। एक तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
रेशियो दिया है बी स्क्वायर सी स्क्वायर और रेशियो दिया है सी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये है आपका 34:61 और अनुपात 45। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो क्या ये दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ये कितना हो गया 5 और 1 6 और 4 10 6 3 9 4 13 और 1 14। तो मैं आपसे पूछूं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी तो आप बोलेंगे ये दो से ये कट गया 70। आप मुझे ये बताओ कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 34 है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की जगह अगर मैं 34 रखूंगा तो सी स्क्वायर की वैल्यू 70 में से 34 जाएगा कितना आ गया 36 आ गया। तो सी की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे सर सी की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। सी की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 70 है तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना 61 है। कितना है 61 है। तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर की जगह अगर मैं 61 रख दूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू 70 माइनस 61 कितना 9 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो आप बोलेंगे सर 3 आएगी। कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ए का मान निकालिए। अब किसका निकालना है बी का निकालना है। सी का निकाल लिया ए का निकाल लिया अब बी का निकाल लो। बी का कैसे निकलेगा बी का कैसे निकलेगा ए स्क्वायर और सी स्क्वायर का मान कितना 45 है। तो बी स्क्वायर का मान 70 माइनस 45 तो कितना बचा 25 बचा। तो बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। बी का मान कितना आ गया 5 आ गया। उसने क्या पूछ लिया बी माइनस ए। बी में से ए 5 में से 3 जाएगा कितना मिलेगा 2 और 2 देख लो इकाई सबसे पहला मान 2 बी माइनस ए का मान 2 आना चाहिए। यहां पे 2 नहीं है यहां पे 2 नहीं है यहां पे 2 नहीं है। ये इस सवाल का उत्तर है 2:1:3। ये आज की क्लास का थोड़ा सा टेक्निकल सवाल था लेकिन मैंने आपको इस सवाल को भी सॉल्व करने का तरीका बताया जहां टर्म क्रमागत टर्म्स हो जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ऐसे सवाल में आपको क्या करना है सबको जोड़ देना उठा के। उससे क्या होगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जो भी वैल्यू होगी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर जो भी हो तो वो उसका डबल हो जाएगा। और वहां से फिर आपको क्या है ना कि ये देखो एक टर्म की वैल्यू तो दी जाती है प्लस माइनस कर लेंगे। तो ये तरीका मैंने आपको बताया क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद आपको तुरंत आंसर उसका दिख जाएगा कि कैसे निकालना है। समझ गए बात को। आज की क्लास का लास्ट और ये सवाल है ना सीजीएल के मेंस में आया है। ये सवाल ये टुल्लू सा सवाल सीजीएल के मेंस में आया है और एग्जामिनर ने क्या सोच के दिया था मुझे तो नहीं पता और आप इसको कैसे सॉल्व करोगे ये भी मैं नहीं जानता। लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने का मैं आपको बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। एकदम एक लाइन में इस सवाल का उत्तर आएगा। उसने बोला तो उन तीनों संख्याओं का योग बताएं। तीनों संख्याओं का योग अनुपात क्या है 4:5:7 5 4 9 और 7 16। तीनों संख्याओं का योग अगर आपसे पूछा जाएगा तो 16। तो ये 16 जो है ना 8 का फैक्टर है या आप 16 से भी भाग दे कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो भी आंसर आएगा वो 8 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। 8 एकन 8 68 ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 एकन 8 7 15 76 ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 8 एकन 8 4 ये 8 से डिविजिबल नहीं है। 208 यही इस सवाल का उत्तर है। मेंस का सवाल और एक लाइन में 2 नंबर आपको मिल गए। मैंने बोला कि उसने क्या बोला तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो योग कितना है 4:5:7 योग यही निकलेगा ना 5 4 9 7 16। तो जो भी आंसर आएगा वो 8 का डिविजिबल होगा मतलब 16 का डिविजिबल होगा। लेकिन 16 4 अंक में चेक करता है मैंने 8 से ही चेक कर लिया। तो 8 से जैसे ही हमने चेक किया 4 से भी चेक कर सकते थे लेकिन 2 ऑप्शन मिल जाएंगे एक 48 वाला और एक 208 वाला। इसलिए हमने क्या किया और ये 56 वाला। इसलिए हमने क्या किया 8 से चेक कर लिया और 8 से चेक किया तो एकमात्र विकल्प 208 ही इस सवाल का उत्तर है। सॉल्व तक नहीं करना पड़ा और 2 नंबर आपके पक्के। ये स्मार्ट वर्क है। समझ में आया। समझे ना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर समझ गए मजा आया अच्छा लगा तो आप क्या करोगे वीडियो को लाइक करना है चैनल को सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगले वीडियो में हम असली रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात क्या होता है वो पढ़ेंगे। ये तो क्या था बेस था फंडामेंटल्स थे। तो आसान आसान चीजें हमने आज आपको सिखाई बताई। कल की क्लास आपकी इंपॉर्टेंट क्लास होगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। कल हम अच्छा वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे जो बाकी के एग्जाम में आपके काम में आएगा।
जो थोड़ा क्वेश्चंस अच्छे होंगे, जो थोड़े टेक्निकल सवाल होंगे, वो सवाल हम करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास स्किप नहीं करनी है, नहीं तो फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका छूट जाएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आप भटकते रह जाएंगे, परेशान होते रह जाएंगे। इसलिए कल की क्लास को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, पूरी क्लास देखनी है, शुरू से देखनी है और लास्ट तक देखनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।